Hello students, welcome to EduClux. I am Ritika and today we are going to discuss some of the important questions related to the chapter Biodiversity and Conservation. स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से जो कहता है Which of the following is not a major cause of biodiversity loss? Again remember to read the question very carefully कि पूछा गया है आपसे not कि कौन सा नहीं है मेजर कोज बायोडाइवर्सिटी लॉस का। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेजर कॉजेज हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। ये आपके ऑप्शंस हैं क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। जब पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी तो बायोडाइवर्सिटी लॉस मिनिमाइज होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होगा जब पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। अगर हम मेजर कॉजेज की बात करें, बायोडाइवर्सिटी लॉस की, क्लाइमेट चेंज हाँ एक मेजर कॉज है, लेकिन क्लाइमेट चेंज ओवरऑल बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करता है। स्पेसिफिकली जब हम बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात करते हैं तो हम 4 मेजर कॉजेज पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड है हमारे पास ओवर एक्सप्लॉयटेशन। थर्ड हम पढ़ते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एंड द फोर्थ मेजर कॉज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस इज को-एक्सटेंशंस। तो ये 4 जो हैं, ये 4 हमारे मेजर कोज हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एक मेजर कोज नहीं है, दैट इज व्हाई द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज है हमारे पास, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या एट्रीब्यूट है या फिर उसका क्या ट्रेट है। ऑप्शंस है आपके लार्ज पॉपुलेशन साइज, रैपिड रिप्रोडक्टिव रेट, नैरो ज्योग्राफिक रेंज या फिर जनरलाइज्ड डाइट या फिर जनरलिस्ट डाइट। इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है एंडेंजर्ड स्पीशीज का। अब इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो होती क्या है। एंडेंजर्ड स्पीशीज इज दैट स्पीशीज जिसका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा कम है, वो एक्सटेंशन जो है एक्सटेंशन की कगार पे है, वो एक्सटेंट हो जाएगी नियर टाइम में, इन फ्यूचर में, अगर हमने उसका प्रॉपर तरीके से उसकी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन नहीं की तो। अब जब हमें पता कि एंडेंजर्ड स्पीशीज वो है जो एक्सटेंट होने वाली है अगर हमने उसकी प्रोटेक्शन नहीं की, तो क्या उसका लार्ज पॉपुलेशन साइज होगा? क्या उसका पॉपुलेशन का साइज जो है वो लार्ज होगा? नहीं, उसका पॉपुलेशन का साइज स्मॉल होगा। रैपिड रिप्रोडक्टिव रेट होता तो वो एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं होती, वो लीस्ट कंसर्न स्पीशीज होती हमारी। नैरो ज्योग्राफिक रेंज, हाँ यस, दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। उसके बाद हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है जर्नलिस्ट डाइट। उसकी जो डाइट है, उसके जो फूड ऑप्शंस है उस स्पीशीज के, वो नॉर्मल है, वो जनरल है, वो हर कहीं पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो फूड में भी कोई लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन सिर्फ एक जगह है जहां पे है सी ऑप्शन, नैरो ज्योग्राफिक रेंज। देयरफॉर द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि नैरो ज्योग्राफिक रेंज होगा। अगर हम बात करें उसकी कैरेक्टरिस्टिक की तो क्या होगा, लार्ज पॉपुलेशन साइज नहीं होगा, उसका होगा स्मॉल पॉपुलेशन साइज होगा। रैपिड रिप्रोडक्टिव रेट की जगह हमारे पास स्लो रिप्रोडक्टिव रेट होगा। नैरो तो ज्योग्राफिक रेंज हमें बताई गई है, तो ये भी हम मेंशन कर देते हैं कि जो ज्योग्राफिक रेंज है वो नैरो होगी, नैरो ज्योग्राफिक रेंज। और उसी के साथ साथ जनरलिस्ट डाइट ना होके उसकी लिमिटेड फूड डाइट होगी, यानी कि वो जो स्पीशीज जो है वो खाना जो खाएगी वो बहुत ज्यादा लिमिटेड क्वांटिटी में खाएगी, लिमिटेड चॉइसेस होंगी, उसकी स्पेसिफिक चॉइसेस होंगी फूड डाइट में। लिमिटेड की जगह हम लिख सकते हैं, बेटर ऑप्शन है हमारे पास, हम स्पेसिफिक लिख सकते हैं, स्पेसिफिक फूड डाइट होगी। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज The Convention of Biological Diversity was signed in which year?
The Convention on Biological Diversity was signed in which year? Options are 1981, 1992, 2002 and 2012. And the correct answer to this question is answer number B, 1992. ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है आपको, जिनमें कोई भी थ्योरी नहीं है, ये फैक्ट्स हैं बस, ये आपको एज इट इज याद करने ही होंगे. देयर इज नो कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम, देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड इन दिस कॉन्सेप्ट्स. आपको ये याद करना होगा कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो था वो 1992 में साइन हुआ था. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कॉन्जर्वेशन. इनमें से इन सीटू कॉन्जर्वेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? हमारे पास जब हमने कॉन्जर्वेशन पढ़ा था, हमने दो टाइप की कॉन्जर्वेशन पढ़े थे, इन सीटू एंड एक्स सीटू. इन सीटू कॉन्जर्वेशन हमारा कौन सा होगा? ऑन साइट कॉन्जर्वेशन जो था. ठीक है, जो ऑन साइट कॉन्जर्वेशन है वो हमारा इन सीटू होगा, जो ऑफ साइट कॉन्जर्वेशन है वो हमारा एक्स सीटू होगा. हमारा जो ऑफ साइट कॉन्जर्वेशन है वो हमारा होगा एक्स सीटू. इन सीटू पूछा गया है आपसे तो आपके ऑप्शंस हैं जू ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, सीड बैंक्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बोटानिकल गार्डन्स. एंड योर करेक्ट आंसर इज सी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इन सीटू ऑन साइट का एग्जाम्पल है. बोटानिकल गार्डन्स तो स्पेशल हमने बनाए हैं गार्डन्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स. सीड बैंक्स जहां पे हम सीड्स जो हैं उन सीड्स को स्टोर करते हैं. जू ब्रीडिंग प्रोग्राम जहां पे हम एनिमल्स के ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वो चलाते हैं. ठीक है, एनिमल्स को एक स्पेसिफिक जगह पे लाया जाता है, वहां पे हम उनके ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को चलाते हैं. बाकी ये जो तीन है हमारे पास वो एक्स सीटू के एग्जांपल्स हैं. ओनली द ऑप्शन सी इज एन एग्जांपल ऑफ इन सीटू कॉन्जर्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनवेसिव स्पीशीज इन इंडिया. इनमें से कौन सी जो है एग्जाम्पल इनवेसिव स्पीशीज का एक एग्जाम्पल है? मैंगो ट्री, पी फाउल, वाटर हाइसेंथ और टाइगर. इस क्वेश्चन का तो आपको करेक्ट आंसर आना ही चाहिए एंड द करेक्ट आंसर इज वाटर हाइसेंथ, जिसका साइंटिफिक नेम है इकोनिया क्राइसेप्स. क्लियर. वाटर हाइसेंथ को हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, बंगाल भी बोलते हैं. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. वाटर हाइसेंथ, टेरर ऑफ बंगाल एक इन्वेसिव स्पीशीज है, एक एलियन स्पीशीज है जो कि बाहर से इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी. बंगाल हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल में इंट्रोड्यूस हुई थी सबसे पहले, और इसकी वजह से इतनी ज्यादा हाई रेट से रिप्रोड्यूस करती है असेक्सुअल तरीके से, पूरी की पूरी वाटर बॉडी को ये कवर कर लेती है. ये जो वाटर हाइसेंथ का एग्जाम्पल है आपकी बुक में अलग अलग बार 3 चैप्टर्स में मेंशन है. अगर कोई टॉपिक, अगर कोई प्लांट स्पीशीज अगर आपकी बुक में 3 चैप्टर्स में मेंशन है, दैट मींस इट इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग इन योर एग्जामिनेशन. क्लियर. तो वाटर हाइसेंथ जो है वो आपको याद रखना है कि वाटर हाइसेंथ का साइंटिफिक नेम है इकोनिया क्राइसेप्स. टेरर ऑफ बंगाल हम इसको बोलते हैं. बाहर से हमने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि इसकी यूनिक लीफ और फ्लावर शेप थी, लेकिन ये रिप्रोड्यूस करती है असेक्सुअल मीन से. बहुत ही रैपिड रिप्रोडक्शन का रेट होता है इसका, जिसकी वजह से पूरी की पूरी वाटर बॉडी कवर कर लेती है और जो एक्वाटिक लाइफ है वो धीरे धीरे मर जाती है. क्लियर. इन्वेसिव स्पीशीज का एग्जाम्पल हमारे पास वाटर हाइसेंथ. 6th क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया. हॉटस्पॉट पूछा गया है आपसे. टोटल इंडिया में 3 हॉटस्पॉट्स हैं. 3 हॉटस्पॉट्स हैं. क्लियर. पूछा गया है कौन सा इनमें से एक है. ऑप्शंस आपके पास वेस्टर्न घाट्स, थार डेजर्ट, इंडो गैंगटिक प्लेन या फिर डेक्कन प्लेट्यू. वेस्टर्न घाट्स, थार डेजर्ट, Indo-Gangetic Plains and Deccan Plateau. Which of the following is an example of hotspot? And the correct answer is A, Western Ghats. 3 हमारे पास हॉटस्पॉट्स हैं. सबसे पहला हमारे पास आता है वेस्टर्न घाट्स जो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था. दूसरा हमारे पास है इंडो बुर्मन रीजन और थर्ड हमारे पास है हिमालय. तो ये 3 हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स है इंडिया में जो प्रेजेंट हैं. ये तीनों आपको याद रखने हैं, तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर. आंसर था हमारा वेस्टर्न घाट्स.
सेवेंथ क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगेन टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, पूछा है कौन सा नहीं है बेनिफिट बायोडाइवर्सिटी का। ऑप्शंस हैं फूड प्रोडक्शन, मेडिसिन, एस्थेटिक वैल्यू या फिर पोल्यूशन। इस क्वेश्चन को तो हम रीड करके ही आंसर दे सकते हैं। आंसर नंबर डी, पोल्यूशन एक बेनिफिट नहीं है बायोडाइवर्सिटी का। एक मिनट, सॉरी छींक आने वाली थी, मुझे छींक आई नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एक्स सीटू कॉन्जर्वेशन। इन सीटू हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जिसको हम बोलते हैं ऑन साइट। एक्स सीटू कॉन्जर्वेशन को हम बोलते हैं ऑफ साइट कॉन्जर्वेशन। ऑप्शंस आपके पास नेशनल पार्क्स, बायोस्फेरिक रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स या फिर कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। नेशनल पार्क, बायोस्फेरिक रिजर्व, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, ये तीनों के तीनों हमारे पास इन सीटू के एग्जाम्पल्स हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में हम किसी एनिमल को एक कैप्टिव मीन्स, कैप्टिव का मतलब ही वो होता है कि हम किसी जगह पे किसी को कैप्चर कर लेते हैं, एक जगह पे कन्फाइंड कर दिया किसी एनिमल को। तो जो एनिमल जो वाइल्ड में रहता था उसको हमने एक जगह पे कैप्टिव कर लिया, तो वो तो एक्स सीटू में आ गया, ऑफ साइट है वो, उसकी नेचुरल हैबिटेट वो नहीं है। तो वहीं से हमारे पास एक्स सीटू से आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। उसके अलावा भी जब हम पढ़ेंगे कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, जो भी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो हमेशा सारे के सारे ऑफ साइट होते हैं। सारे के सारे क्या होंगे? ऑफ साइट होंगे हमारे पास ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। जो भी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होंगे कोई भी नेचुरल कंडीशंस में नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल कंडीशंस में तो नेचुरल तरीके से ब्रीडिंग होगी, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक ब्रीडिंग प्रोग्राम्स करा रहे हो तो आपको एक्स सीटू कॉन्जर्वेशन या फिर एक्स सीटू ही होगा, वो ऑफ साइट होगा। क्लियर? वो सारा का सारा हमारे पास ऑफ साइट ही होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज which of the following is a cause of coral reef destruction। कोरल रीफ डिस्ट्रक्शन का इनमें से कौन सा एक मेजर कोज है? कोरल रीफ हमारे पास एक्वाटिक सिस्टम्स जो हैं वहां पे प्रेजेंट होती हैं। जब जो एनिमल्स हैं, जब छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं जो मर जाते हैं, उनके बाद उनकी जो बोन्स हैं, शेल्स जो है वो रह जाती हैं, उनसे हमारी कोरल रीफ की जो फॉर्मेशन है वो होती है। आपसे पूछा गया है इनकी डिस्ट्रक्शन का कौन सा कोज है? एसिड रेन, ओवरफिशिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड लैंडफिल्स। अगर आपको ये पता है कि कोरल रीफ एक एक्वाटिक सिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक एक्वाटिक इकोसिस्टम में आता है, तो आप आंसर कर सकते हो। एसिड रेन जो है वो तो टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक दोनों पे काम करेगी, तो एक्वाटिक के लिए स्पेसिफिकली नहीं हो सकती। ओवरफिशिंग की भी हम बात करते हैं, हो सकता है ओवरफिशिंग, की ओवरफिशिंग जो है वो एक्वाटिक में होता है। डिफॉरेस्टेशन होगा टेरेस्ट्रियल में, लैंडफिल्स होगा हमारे पास टेरेस्ट्रियल में। इसके अलावा बच गया हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि ओवरफिशिंग एक मेजर कोज है कोरल रीफ डिस्ट्रक्शन का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। पूरी अर्थ पे सबसे ज्यादा डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कौन सा है? इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, इंसेक्ट्स। out of every 10 animals, या फिर 10 living organisms I can say, not animals, it includes plants also. Out of every 10 living organisms that we see, 7 are insects। 7 are insects। ये हमारे पास रेशियो आता है। तो आप देख सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो कितनी ज्यादा है इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स का जो नंबर है वो कितना ज्यादा प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे, क्योंकि हर एक 10 लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हम देखते हैं उनमें से 7 हम इंसेक्ट्स को देखते हैं, जाने अनजाने में हम उन इंसेक्ट्स को देखते हैं। तो नंबर आप देख सकते हैं, नंबर कितना ज्यादा है। आउट ऑफ एवरी 10 लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी, 7 आर इंसेक्ट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज which of the following is an example of captive breeding program। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम मैंने आपको बताया था अभी कि एक एक्स सीटू कॉन्जर्वेशन में आता है। ऑप्शन अब आपके पास, रिलीजिंग अ स्पीशीज इनटू द वाइल्ड, ट्रांसप्लांटिंग अ स्पीशीज टू अ न्यू लोकेशन, या फिर ब्रीडिंग अ स्पीशीज इन अ जू, और डी, क्रिएटिंग अ सीड बैंक।
सीड बैंक क्रिएट करना तो ब्रीडिंग प्रोग्राम नहीं हो सकता, ठीक है। रिलीजिंग अ स्पीशीज इनटू द वाइल्ड, ये तो इन सीटू कंजर्वेशन आ गया हमारे पास, एक्स सीटू नहीं हुआ। बी ऑप्शन कहता है ट्रांसप्लांटिंग अ स्पीशीज टू अ न्यू लोकेशन, किसी नई लोकेशन पे हम उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, वो नई लोकेशन उसकी वाइल्ड लोकेशन भी हो सकती है, उसकी नेचुरल लोकेशन भी हो सकती है, या फिर कोई ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो भी हो सकता है, या फिर कोई भी एक्स लोकेशन हमारी हो सकती है, तो ये भी नहीं हुआ। तो कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम का हमारे पास एग्जांपल है सी, जिसमें ब्रीडिंग वर्ड जो ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है, कि ऑप्शन हमारे पास सी जो है वो करेक्ट है, ब्रीडिंग ऑफ अ स्पीशीज इन अ जू, ठीक है। ये हमारे पास आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन में, जिसको हम बोलते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन। 12th क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का टाइप पूछा गया है आपसे, जेनेटिक डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, या फिर इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, जेनेटिक डाइवर्सिटी। हम जब बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हैं हम उसके 3 लेवल पढ़ते हैं, सबसे पहला हमारे पास आता है जेनेटिक लेवल, दूसरा हमारे पास आता है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, एंड थर्ड हम पढ़ते हैं इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी वो डाइवर्सिटी है जो एक ही स्पीशीज के अंदर हमारे पास वैरायटीज होती हैं, जैसे कि मैंगो की वैरायटीज हैं, राइस की वैरायटीज है, उनको हम बोलेंगे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी हम बोलेंगे जब अलग अलग स्पीशीज में जो वैरायटी प्रेजेंट है, जिसकी डॉग में और कैट में जो डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं, जो वेरिएशंस प्रेजेंट हैं, जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। थर्ड हमारे पास आता है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हम उस टाइप की डाइवर्सिटी को बोलेंगे जो एक ज्योग्राफिकल एरिया में वेरी करेगी और दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में वेरी करेगी, मतलब उनका जो इकोसिस्टम है वो अलग अलग है, इकोसिस्टम की वजह से उनमें जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो आती है हमारी इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। क्लियर। 13th क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर। रिमेंबर, बेनिफिट तो बहुत सारे हो सकते हैं ऑप्शंस में जो दिए गए हैं, ठीक है, हो सकते हैं कि सारे के सारे बेनिफिट्स हों बायोडाइवर्सिटी के, लेकिन स्पेसिफिकली आपसे पूछा गया है कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में बेनिफिट बताना है आपको। ऑप्शंस आपके पास पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस, इंक्रीज्ड सॉइल फर्टिलिटी, improved water quality, या फिर all of the above। and the correct answer to this question is all of the above। ये तीनों के तीनों हमारे पास एग्रीकल्चर में काम आते हैं, ये तीनों के तीनों हमारे पास एग्रीकल्चर में काम आते हैं। पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस भी बढ़ता है अगर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी, और वाटर क्वालिटी जो है वो भी इंप्रूव होती है अगर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। अगर अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे तो वो वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। Moving on to the next question, which says which of the following is an example of natural ecosystem service। इकोसिस्टम सर्विस तो पता है हमें, लेकिन नेचुरल कहा गया है, पॉइंट्स पे ध्यान देने की बात है, क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से आराम से पढ़ना है। ऑप्शंस है आपके पास पॉलिनेशन, वेस्ट डिस्पोजल, इरिगेशन, या फिर एयर कंडीशनिंग, या फिर हमारे पास ऑप्शन है एयर कंडीशनिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है वो एग्जांपल है नेचुरल इकोसिस्टम सर्विस का, पॉलिनेशन। वेस्ट डिस्पोजल तो हम खुद करते हैं, इरिगेशन भी हम खुद करेंगे, एयर कंडीशनिंग जो है, एसी जो हम लगाते हैं, व्हाट इज एयर कंडीशनिंग, एसी लिखा हुआ है फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म है एसी की, एयर कंडीशनर। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो तो मैन मेड हैं। ये क्या हैं, ये एक्टिविटीज मैन मेड है, और मैन मेड एक्टिविटीज को हम आर्टिफिशियल एक्टिविटीज भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिविटीज भी बोलते हैं। सिर्फ पोलिनेशन जो है वो एक नेचुरल एक्टिविटी है जिसमें ह्यूमंस का कोई भी रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एक्वाटिक सिस्टम्स। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो 4 मेथड से होती है, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, लेकिन स्पेसिफिकली उन चारों में से एक पूछा गया है कि एक्वाटिक के लिए कौन सी है। क्लियर। रिमेंबर कि क्वेश्चन जो है वो जो पूछा गया है उसी के हिसाब से आंसर देना है, लॉस का आंसर नहीं देना, स्पेसिफिकली आंसर देना हमें एक्वाटिक इकोसिस्टम में कौन सा लॉस जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शंस हैं ओवरफिशिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज, या फिर
all of the above and the correct answer to this question is all of the above। सारे के सारे जो हैं वो फैक्टर्स हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। क्लियर। अब इनमें से कोई आंसर ऑप्शन ऐसा होता जो सिर्फ टेरेस्ट्रियल के लिए यूज होता, ठीक है, जो सिर्फ टेरेस्ट्रियल के लिए होता और पूछा जाता आपसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में, तो टेरेस्ट्रियल वाला जो स्पेसिफिक है आपको वही टिक करना है। क्लियर। स्पेसिफिक वाली चीजें ही आपको टिक करनी है आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया पूछा गया है आपसे, मरीन रिजर्व, ऑयल रिग्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स या फिर लैंडफिल्स। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए मरीन रिजर्व। जहां पे हमारे पास रिजर्व है इट मींस इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया। हमने देखा था बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है हमारे पास, एक प्रोटेक्टेड एरिया रिजर्व है, वो रिजर्व्ड है, इसी वजह से उसको हम बोल देंगे वो प्रोटेक्टेड है, उसकी हम कंजर्वेशन कर रहे हैं। क्लियर। उसी वजह से हम उसके नाम के आगे रिजर्व लगाते हैं। सिमिलर तरीके से मरीन में एक्वाटिक सिस्टम में भी हमारे पास मरीन रिजर्व्स होते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल सिस्टम में हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। ऑयल रिग्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स और लैंडफिल्स जो हैं ये तो ओपन एरियाज हैं। ऑल दीज आर ओपन एरियाज, unprotected areas। Clear। Moving on to the next question which says which of the following is a factor contributing to habitat destruction। habitat destruction का फैक्टर पूछा गया है आपसे, climate change, deforestation, pollution या फिर all of the above। and the correct answer to this question is yes, all of the above। जब आपसे फैक्टर्स पूछा जाए, क्वेश्चन में ध्यान देना, आपसे फैक्टर्स पूछा गया है तो जनरली होगा कि मिक्स ऑफ फैक्टर्स होंगे हमारे पास, क्योंकि एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम में कोई एक सिंगल फैक्टर जो है वो कभी भी इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अ ग्रुप ऑफ फैक्टर्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इज मोर और लेस मोर रिस्पॉन्सिबल। वो ज्यादा कोज करेगा, डिस्ट्रक्शन कोज करेगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस कोज करेगा। एक सिंगल फैक्टर जो है वो इतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होगा, जबकि ग्रुप ऑफ फैक्टर्स, कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में जब पूछा जाए ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आपके पास हो तो मोस्टली केसेस में ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होता है। 18th क्वेश्चन आपका कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि हमें बायोडाइवर्सिटी जो है उसका कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, उसका क्या एक कारण है। एथिकल कंसिडरेशन है, इकोनॉमिक बेनिफिट है, साइंटिफिक रिसर्च है या फिर ऑल ऑफ द अबव। जैसे मैंने आपको भी बताया ऑल ऑफ द अबव हमारा ऐसा करेक्ट है, क्योंकि एक कारण नहीं है। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करने का कोई एक कारण नहीं है। हम इतने नेशनल पार्क्स बना रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स बनाए हैं, वो सिर्फ एक सिंगल रीजन की वजह से नहीं बनाए, मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से इतनी हाई लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे इनकी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन चलती है। तो वो रीजन जो है वो एथिकल कंसिडरेशंस है। एथिकल कंसिडरेशन में हम बात करते हैं कि हमने जो बायोडाइवर्सिटी ली है वो हमने हमारे पूर्वजों से उधार ली है अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए, कि हमें वो बायोडाइवर्सिटी जो है उसको कंजर्व करके रखना है ताकि हम ये लेगेसी अपनी फ्यूचर जनरेशंस को पास ऑन कर सके। इकोनॉमिक बेनिफिट्स में हमारे पास जो हम बेनिफिट्स लेते हैं, जैसे कि हम लकड़ी का यूज करते हैं, प्लांट्स का मेडिसिन में यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, फूड आइटम्स के लिए यूज करते हैं, वो सारा आएगा हमारे पास इकोनॉमिक बेनिफिट्स में। साइंटिफिक रिसर्च में काम आएगा कि कौन सी बीमारी जो हमें होती है, कौन से प्लांट ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकती है। जैसे क्विनिन जो है, अगर हमें मलेरिया वाला फीवर हुआ है तो क्विनिन जो है उससे हमारी मलेरियल फीवर जो है वो ठीक हो सकती है, वो हमें साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू ही पता चलती है। तो ये तीनों के तीनों ही मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ऑप्शंस आपके पास हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, पोल्यूशन, ओवरफिशिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। कुछ टाइम पहले जब हमने एक्वाटिक इकोसिस्टम का एक क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन बट टेरेस्ट्रियल की जगह एक्वाटिक था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि टेरेस्ट्रियल जब स्पेसिफिकली पूछा जाए तो आप वो ऑप्शंस देखिए कि क्या ऑप्शंस आपके पास। डी ऑप्शन कहता है ऑल ऑफ द अबव। क्या ऑल ऑफ द अबव हो सकते हैं, क्योंकि ओवरफिशिंग आ गया। फिशिंग, ओवरफिशिंग जो है वो तो एक्वाटिक इकोसिस्टम से रिलेटेड है,
टेरेस्ट्रियल से तो उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, ओवरफिशिंग भी नहीं होगी, पोल्यूशन हो सकता है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से अब हमें एक ऑप्शन चूज करना है, तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन इज मोर और लेस अ बेटर ऑप्शन। क्लियर? And the next question for today is, which of the following is an example of an ecosystem service provided by wetlands? Specifically पूछा गया है wetlands जो है वो हमें कौन सी इकोसिस्टम की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शंस आपके पास वाटर फिल्टरेशन, ऑयल एक्सट्रैक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल। क्लियर? या फिर वेस्ट डिस्पोजल। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, वाटर फिल्टरेशन की जो फैसिलिटी है वो हमें प्रोवाइड होती है वेटलैंड्स के द्वारा। क्लियर? आई होप आप सबको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ आए होंगे, चैप्टर आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से अपनी पढ़ाई जो है वो करते रहिए और मुस्कुराते रहिए थोड़ा बहुत, ठीक है? एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर लर्निंग।